गुड मॉर्निंग व्यूअर्स। इंडियन पॉलिटी अर्थात भारत की राज्य व्यवस्था के प्रथम पार्ट में मैं अरविंद यादव आप सबका स्वागत करता हूं। आज हम लोग कॉन्स्टिट्यूशनल डेवलपमेंट ऑफ इंडिया अर्थात भारत के संवैधानिक विकास को पढ़ेंगे। आइए शुरू करते हैं। भारत का संवैधानिक विकास सन 1947 का वर्ष भारतीय इतिहास में स्वर्ण अक्षरों में लिखा जाएगा। इसी वर्ष भारत अपनी सदियों की दास्ता से मुक्त हुआ था। दूसरा ऐतिहासिक महत्व का दिन था 26 जनवरी 1950, जब भारत का संविधान लागू हुआ, जिसने भारत को संसार के समक्ष एक नए गणतंत्र के रूप में प्रस्तुत किया। व्यूअर्स, हम लोग आइए संविधान या कॉन्स्टिट्यूशन की परिभाषा को जानते हैं। संविधान उन नियमों अथवा कानूनों के संग्रह को कहते हैं जिनसे किसी देश का शासन चलाया जाता है या उस देश पर राज किया जाता है। कॉन्स्टिट्यूशन इज अ सेट ऑफ बेसिक प्रिंसिपल बेस्ड ऑन विच प्रॉपर गवर्नेंस ऑफ कंट्री इज कैरिड आउट। भारत के संवैधानिक विकास काल को 5 भागों में बांटकर हम बेहतर तरीके से समझ सकते हैं। पहला काल है 1600 से 1765, दूसरा काल है 1765 से 1858, तीसरा काल है 1858 से 1919, चौथा काल है 1919 से 1947 और 1947 से 1950 तक। आइए हम लोग इन काल को विभिन्न क्रम के अनुसार देखते हैं। सबसे पहले हम लोग शुरू करते हैं कि 1600 से 1765 के बीच क्या हुआ। 1600 से 1765 के बीच अंग्रेज़ों का भारत आगमन अंग्रेज़ों का भारत आगमन 1600 में हुआ और यहीं से एक राजलेख जारी हुआ इंग्लैंड से, जिसे 1600 ईस्वी का राजलेख या चार्टर कहते हैं। ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना भी 16वीं शताब्दी में ही हुई थी। इस समय इंग्लैंड की महारानी एलिजाबेथ थी। एलिजाबेथ ने इस लेख के द्वारा कंपनी को पूर्वी देशों से व्यापार करने का एकाधिकार दिया। कंपनी की प्रबंध शक्ति गवर्नर तथा 24 सदस्यों के एक परिषद में निहित थी। भारत में कंपनी का सर्वप्रथम व्यापारिक केंद्र सूरत था। बच्चों, ये एग्जाम की दृष्टि से बहुत इम्पॉर्टेंट है। कालांतर में कंपनी ने बम्बई, मद्रास और कलकत्ता में भी व्यापारिक केंद्र स्थापित किए। व्यूअर्स, बम्बई, मद्रास और कलकत्ता को प्रेसिडेंसी नगर कहा जाता है। याद रखिएगा कि भारत में कंपनी का सर्वप्रथम व्यापारिक केंद्र सूरत था। ये पूछा जाता है। आइए आगे बढ़ते हैं। 1726 का राजलेख को चार्टर भी इंग्लिश में कहते हैं। 1726 के राजलेख, इस राजलेख द्वारा कलकत्ता, बम्बई, मद्रास प्रेसिडेंसियों के राज्यपाल एवं उसकी परिषद को विधि बनाने की शक्ति प्रदान की गई। अब तक यह शक्ति बोर्ड ऑफ डायरेक्टर इंग्लैंड के पास थी। आइए आगे बढ़ते हैं। सन 1765 में मुगल बादशाह शाह आलम ने कंपनी को बिहार, उड़ीसा, बंगाल का दीवान बना दिया। फलस्वरूप इन इलाकों में मालगुजारी, दीवानी तथा न्याय प्रशासन का उत्तरदायित्व कंपनी पर आ गया। अब कंपनी व्यापारिक रूप को त्याग कर वास्तविक शासक के रूप में सामने आ गई। अब आइए आगे बढ़ते हैं। दूसरा काल है 1765 से 1858, ब्रिटिश साम्राज्य की स्थापना। इस के अंतर्गत हम लोग सबसे पहले पढ़ते हैं रेगुलेटिंग एक्ट 1773। रेगुलेटिंग एक्ट 1773 ब्रिटिश भारत के लिए ब्रिटिश संसद द्वारा पारित प्रथम एक्ट रेगुलेटिंग एक्ट था।
इस एक्ट के तहत बंगाल के गवर्नर को बंगाल का गवर्नर जनरल कहा जाने लगा। यहाँ पर प्रश्न ये पूछा जाता है कि बंगाल का अंतिम गवर्नर, या इसी को इस तरह से भी पूछ सकते हैं कि बंगाल का प्रथम गवर्नर जनरल कौन था। तो व्यूअर्स, वारेन हेस्टिंग्स ही बंगाल का अंतिम गवर्नर था और वही बंगाल का प्रथम गवर्नर जनरल बना। तो वारेन हेस्टिंग्स को आप याद रखिएगा। अगला, मुंबई तथा मद्रास प्रेसिडेंसी को बंगाल के गवर्नर जनरल के अधीन कर दिया गया। यहाँ पे बहुत महत्वपूर्ण चीज़ें क्या है कि रेगुलेटिंग एक्ट के तहत 1774 में कलकत्ता में एक सुप्रीम कोर्ट की स्थापना की गई। सुप्रीम कोर्ट के लिए एक मुख्य न्यायाधीश को भी बनाया गया। सबसे पहले मुख्य न्यायाधीश लॉर्ड एलिजा इम्पे थे। सुप्रीम कोर्ट का अन्य न्यायाधीश थे हाइड, चैम्बर्स और लेमेस्टर्स। इसके बाद आता है एक्ट ऑफ सेटलमेंट। इस एक्ट ने कलकत्ता की सरकार को बंगाल, बिहार और उड़ीसा के लिए भी विधि बनाने का अधिकार दिया। अब आइए चलते हैं, जो अगला एक्ट आता है उसे पिट्स इंडिया एक्ट 1784 कहते हैं। इस एक्ट ने कंपनी के व्यापारिक और राजनीतिक कार्यकलापों को पृथक कर दिया गया। पूछा जाता है कि कंपनी के व्यापारिक और राजनीतिक कार्यकलापों को किस एक्ट के द्वारा अलग किया गया, तो इसे हम कहते हैं पिट्स इंडिया एक्ट 1784 के द्वारा। आइए पिट्स इंडिया के बारे में थोड़ा सा पढ़ते हैं। पिट्स इंडिया एक्ट ने कंपनी के व्यापारिक कार्यों का प्रबंध कंपनी के निवेशकों के हाथ में रहने दिया, किंतु राजनीतिक नियंत्रण एवं निरीक्षण के लिए एक बोर्ड ऑफ कंट्रोल की स्थापना की। इसके सदस्यों की नियुक्ति इंग्लैंड का सम्राट करता था। इसके बाद आता है सन 1793 चार्टर। इस चार्टर के माध्यम से कंपनी के व्यापार करने की अवधि को 20 वर्षों के लिए बढ़ा दिया गया। इसी दौरान भारत में भारतीय नागरिक सेवा इंडियन सिविल सर्विसेज की शुरुआत हुई। 21 अप्रैल 1793 में प्रत्येक वर्ष 21 अप्रैल को नागरिक सेवा दिवस के रूप में मनाया जाता है। ये बहुत ही परीक्षा की दृष्टि से इम्पॉर्टेंट है। भारतीय नागरिक सेवा का जनक किसे कहते हैं, ये भी परीक्षा में पूछ लिया जाता है। भारतीय नागरिक सेवा या इंडियन सिविल सर्विसेज का जनक लॉर्ड कॉर्नवालिस को कहा जाता है। आइए अब हम लोग आगे देखते हैं 1833 का चार्टर एक्ट। 1833 का चार्टर एक्ट या राजलेख ईस्ट इंडिया कंपनी के शासन का अंत करने और देश में एक केंद्रीय शासन प्रारंभ करने के लिए बनाया गया। इसके तहत बंगाल के गवर्नर जनरल को अब संपूर्ण भारत का गवर्नर जनरल बना दिया गया। तो भारत का पहला गवर्नर जनरल कौन था? भारत का पहला गवर्नर जनरल था लॉर्ड विलियम बेंटिक। याद रखिएगा कि भारत का पहला गवर्नर जनरल कौन बना? लॉर्ड विलियम बेंटिक। आइए देखते हैं 1853 का चार्टर एक्ट। 1853 का चार्टर एक्ट ने कार्यपालिका तथा विधायी शक्तियों को पृथक करने का एक निश्चित कदम उठाया। भारतवर्ष के लिए एक पृथक विधान परिषद की स्थापना की गई। प्रश्न है कि भारत के लिए एक पृथक विधान परिषद की स्थापना सर्वप्रथम कब की गई? 1853 के चार्टर एक्ट के द्वारा। इस एक्ट में भारतीय सिविल सेवा के लिए लिखित परीक्षा की शुरुआत की गई, जो लॉर्ड डलहौजी जब गवर्नर जनरल थे के द्वारा हुई। भारत के प्रथम ICS पूछ लिया जाता है। भारत के प्रथम ICS हैं सत्येंद्रनाथ टैगोर। आइए अब हम लोग चलते हैं 1858 और 1919 कंपनी शासन के अंत। इस दौरान सबसे पहला जो अधिनियम आता है उसे कहा जाता है भारत शासन अधिनियम 1858। इस अधिनियम के द्वारा भारत के शासन को
कंपनी के हाथों से लेकर पूरी तरह सम्राट को स्थानांतरित कर दिया गया। बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स तथा बोर्ड ऑफ कंट्रोल को समाप्त कर दिया गया। समस्त अधिकार भारत के राज्य सचिव को, जो लंदन में बैठता था, को एक 15 सदस्यीय भारत परिषद की सहायता से भारत का प्रशासन चलाना था। इसके बाद आता है आपका भारत परिषद अधिनियम 1861। भारत परिषद अधिनियम 1861, इस अधिनियम ने भारत में प्रतिनिधि संस्थाओं को प्रारंभ किया। इस अधिनियम ने विधि बनाने के कार्य में भारतीयों का सहयोग प्रारंभ किया। प्रांतीय विधानसभाओं को भी विधि बनाने का अधिकार दिया गया। यहाँ पर एक बहुत इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि भारत का अंतिम गवर्नर जनरल या प्रथम वायसराय कौन था, क्योंकि 1858 के भारत शासन अधिनियम के अनुसार ही भारत का जो गवर्नर जनरल था उसे वायसराय कहा जाने लगा। तो भारत का अंतिम गवर्नर जनरल और प्रथम वायसराय लॉर्ड कैनिंग को कहा जाता है। लॉर्ड कैनिंग को ही भारत में आयकर का जनक भी कहते हैं। लॉर्ड कैनिंग को भारतीय विभागीकरण का जनक भी कहते हैं। इसी के साथ एक पॉइंट आप ये भी याद रखिए कि भारत का प्रथम बजट 1860 में जेम्स विल्सन ने प्रस्तुत किया था, ये भी पूछ लिया जाता है। लास्ट पॉइंट यहाँ पे, सन 1861 में भारतीय दंड संहिता की शुरुआत हुई थी। आइए अब अगला अधिनियम पढ़ते हैं। भारत परिषद अधिनियम 1892। इस अधिनियम द्वारा केंद्रीय तथा प्रांतीय विधान परिषदों की सदस्य संख्या को बढ़ा दिया गया। भारतीय सदस्यों की वार्षिक बजट पर बहस करने और सरकार से प्रश्न पूछने का अधिकार था। इसके बाद आता है भारत परिषद अधिनियम 1909। इसे मोर्ले मिंटो सुधार भी कहते हैं। मोर्ले क्या है? भारत के राज्य सचिव, और मिंटो थे वायसराय। इन दोनों ने इस अधिनियम में अपने विचार दिए और बनाया। इस अधिनियम द्वारा भारतीयों को प्रशासन तथा विधि निर्माण दोनों कार्यों में प्रतिनिधित्व दिया गया। केंद्रीय विधानसभा में अतिरिक्त सदस्यों की संख्या 16 से बढ़ाकर 60 की गई। आइए अब चौथा जो काल आता है 1919 से 1947 के बीच का काल, इस काल में सुशासन का आरंभ कहा जाता है। इस काल में एक मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड रिपोर्ट आती है जिसका प्रभाव भारत सरकार अधिनियम 1919 पर पड़ता है। इस अधिनियम ने प्रांतों में एक उत्तरदायी सरकार की स्थापना की, लेकिन इस योजना को केंद्र सरकार में लागू नहीं किया गया। केंद्रीय विधानमंडल में 2 सदस्य थे। इसमें विधानसभा में 134 सदस्य, जिसमें 104 निर्वाचित, राज्य परिषद में 60 सदस्य, 34 निर्वाचित। प्रांतीय सरकार में द्वैध शासन की स्थापना की गई। आइए अब हम लोग चलते हैं कि साइमन कमीशन 1927। साइमन कमीशन नियुक्त किया गया 1927 में, लेकिन यह भारत में आया 1928 में। तो पूछा था कि साइमन कमीशन की नियुक्ति किस सन में हुई, तो 1927 में। भारत में आया 1928 में। इसमें कुल सदस्य संख्या 7 थे। इसी कमीशन के विरोध में लाहौर में प्रदर्शन हुआ और इस दौरान पुलिस के लाठीचार्ज से लाला लाजपत राय की मृत्यु हो गई 1928 में। आइए चलते हैं, कुछ और विशेष पॉइंट देख लेते हैं। सन 1928 में मोतीलाल नेहरू ने नेहरू रिपोर्ट प्रस्तुत की, बहुत इम्पॉर्टेंट है। इसी को ही ब्लूप्रिंट ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन कहा जाता है। साथ ही भारत में मौलिक अधिकारों की सर्वप्रथम लिखित मांग मोतीलाल नेहरू ने की थी, पूछ लिया जाता है। आइए आगे बढ़ते हैं। भारत शासन अधिनियम 1935। भारतीय संविधान में सबसे ज़्यादा प्रभावित अगर किसी अधिनियम ने किया है या भारतीय संविधान पर
80% प्रभाव है तो इसी अधिनियम का है, भारत शासन अधिनियम 1935 का। इस अधिनियम में क्या था? इस अधिनियम के अनुसार भारत में संघात्मक सरकार की स्थापना की गई, केंद्र में द्वैध शासन की स्थापना की गई, प्रांतों में स्वायत्त शासन की स्थापना की गई। केंद्रीय विधानमंडल में 2 सदन थे, पहला विधानसभा जिसमें कुल 375 सदस्य थे, दूसरा राज्य परिषद जिसमें कुल 260 सदस्य थे। इसी प्रकार से प्रांतीय विधानमंडल में उच्च सदन जिसे विधान परिषद कहा जाता है और निम्न सदन जिसे विधानसभा कहा जाता है स्थापित किए गए। केंद्र और प्रांतों में शक्तियों का विभाजन किया गया जो संघात्मक शासन की विशेषता होती है। साथ ही दिल्ली में फेडरल न्यायालय की स्थापना की गई। तो इस प्रकार से आपका आता है अब क्रिप्स मिशन 1942। क्रिप्स मिशन 1942 का नेतृत्व सर स्टुअर्ट क्रिप्स ने किया था। इसमें उन्होंने सुझाव दिया कि युद्ध की समाप्ति के पश्चात एक निर्वाचित संविधान सभा की स्थापना की जाएगी। संविधान सभा में भारतीय राज्यों के प्रतिनिधियों को भी शामिल किया जाएगा। इसके बाद आपका बहुत महत्वपूर्ण मिशन आता है जिसे हम कहते हैं कैबिनेट मिशन। इस मिशन के सदस्य लॉर्ड पैट्रिक लॉरेंस और सर स्टुअर्ट क्रिप्स और सर ए.बी. अलेक्जेंडर। तो कैबिनेट मिशन के सदस्यों का नाम आपसे पूछ लिया जाता है, नाम है लॉर्ड पैट्रिक लॉरेंस, सर स्टुअर्ट क्रिप्स, ए.बी. अलेक्जेंडर। आइए कैबिनेट मिशन के कुछ प्रमुख सुझावों को हम लोग देखते हैं। कैबिनेट मिशन के सुझाव, पहला सुझाव उन्होंने दिया था कि ब्रिटिश भारत और प्रांतों को मिलाकर भारत का एक संघ होना चाहिए। दूसरा सुझाव दिया था भारत पर ब्रिटिश सरकार की संप्रभुता समाप्त होना चाहिए। तीसरा सुझाव था भारतीय रियासतों को ये छूट हो कि वे संघ में रहें या स्वतंत्र रहें। चौथा, भारत में एक अंतरिम सरकार की स्थापना की जाएगी। पांचवा जो सबसे बहुत महत्वपूर्ण सुझाव था, संविधान सभा बनाने के लिए संविधान सभा का निर्वाचन शीघ्र होना चाहिए। मिशन के सुझावों के अनुसार ही जुलाई 1946 में संविधान सभा के सदस्यों का निर्वाचन हुआ। प्रश्न आपसे पूछ लिया जाता है कि संविधान सभा का निर्वाचन किन सुझावों के अंतर्गत हुआ, तो इसका आंसर है कैबिनेट मिशन। बच्चों, मिशन के सुझावों से जुलाई 1946 में संविधान सभा के सदस्यों का निर्वाचन हुआ। इसके बाद जो पांचवा कालक्रम आता है संविधान सभा में वो आता है 1947 से 1950। तो इसको हम लोग अपने लेक्चर नंबर 2 में पढ़ेंगे। संविधान की रचना किस प्रकार से हुई, कौन कौन से लोग इसमें भाग लिए और किस तरह से वर्तमान संविधान हमारे सामने आया। कुछ नोट्स और हम लोग यहाँ पे देख लेते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं। नंबर 1 जो पूछे जाते हैं, संविधान सभा बनाने की मांग सर्वप्रथम किसने औपचारिक रूप से मांगी, तो वो है एम.एन. राय। 1934 में इन्होंने औपचारिक रूप से संविधान सभा बनाने की मांग की। भारत में संविधान सभा की मांग सबसे पहले स्वीकृति अगस्त प्रस्ताव 1940 है। अगस्त प्रस्ताव को जवाहरलाल नेहरू ने दरवाजे पर जंग लगी कील कहा। तो आपको अगर आज का वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ सब्सक्राइब करिए, प्रेस बेल आइकन करिए ताकि आपको अगले वीडियो का नोटिफिकेशन बहुत जल्दी मिल सके। सो थैंक यू। स्टडी नेशन आपको बहुत बहुत थैंक यू करता है। धन्यवाद। ओके, गुड बाय।